हरिपुर नाम के गांव में एक बहुत ही रईस सेठ अमरचंद रहा करता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम अवनी था। अवनी अपनी मां को खो चुकी थी। पिता के रहते हुए भी अनाथ की तरह जीवन गुजार रही थी। एक दिन अवनी दाई मां से कहती है, दाई माँ, अपने बचपन से लेकर आज तक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बस मुझे बुरा इस बात का लगता है कि मेरे पिताजी ने आज तक मेरा मुंह नहीं देखा और ना ही कभी मुझे उनसे मिलने की इजाजत मिली। दाई माँ, कैसी अजीब बात है ना, मैंने आज तक मेरे पिताजी को नहीं देखा है। हम दोनों एक ही घर में रहते हुए कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। इतना भी क्या गुस्सा दाई माँ कि पिताजी ने जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक वो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते। मैं अपने पिता के प्यार के लिए बहुत तरसती हूँ दाई माँ। मन करता है कि दौड़ के उनके पास जाऊं, उन्हें पिताजी कहकर बुलाऊं। वो मुझे एक पिताजी की तरह दुलार करे, मेरे सर पर अपना हाथ रखे। लेकिन लगता है दाई माँ ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। आज 18 साल हो गए, पिताजी ने एक बार भी मेरा मुंह नहीं देखा। मैं समझती हूँ बेटा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन क्या करें बेटा। मैंने भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं मानते। बेटा, जब तुम्हारा जन्म होने वाला था तब तुम्हारे पिताजी एक लड़के की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई। इस बात की वजह से उन्होंने कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखा। और तो और तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। वो उस बात को आज तक नहीं भूल पाए। वह तो अच्छा हुआ बेटी कि तब मैं यहाँ थी। मैंने उन्हें किसी तरह से समझा दिया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, कभी उनके सामने तुम्हें आने नहीं दूंगी, वरना वह तो उसी समय तुम्हें मारना चाहते थे। अब जो हुआ सो हुआ बेटी, तुम सारी बातें भूल जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। अगले ही हफ्ते तुम्हारी विदाई है। तुम जानती हो ना अवनी, तुम्हारी शादी जब तुम 7 साल की थी तभी हो गई थी। हमारे यहाँ यही परंपरा है कि 7 से 8 साल की उम्र में शादी हो जाती है। फिर जब 18 साल पूरे होते हैं तब विदाई की जाती है। और बेटी, तुम्हारा ससुराल तो बहुत ही रईस है और तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें वहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। अगले हफ्ते वह तुम्हें लेने आ रहे हैं। हाँ, जानती हूँ दाई माँ। मेरी तो बस यही एक इच्छा है कि इस घर से जाने से पहले पिताजी सब कुछ छोड़ मुझे अपना ले और एक बार बेटी का कहकर मेरे सर पर हाथ रख दे। मैं चाहती हूँ दाई माँ कि मेरी विदाई मेरे पिताजी खुशी खुशी करे। अपना दिल छोटा मत कर मेरी बच्ची। अपने आने वाले जीवन के बारे में सोच। पुरानी सारी बातें भूल जा। एक दिन अमरचंद के यहाँ उसका भाई मोतीलाल आता है और बोलता है, कैसे हो भैया? अरे मोतीलाल, तू कब लौटा? इतने सालों बाद आ रहा है। तुझे अब हमारी याद आ रही है। इतने सालों तक कहाँ था? क्या बताऊं भैया, शहर में नौकरी के लिए गया था, लेकिन नौकरी मिलने से रही। फिर व्यापार शुरू किया। उसके बाद मुझे समय ही नहीं मिला और ऊपर से मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया, इसलिए दिन रात काम ही करना पड़ रहा है। अवनी के विदाई के बारे में सुना तो सोचा अवनी और आपसे मिल लूं। तू सिर्फ मिलने आया है? तुझे शर्म नहीं आती? मोतीलाल, तू मेरा छोटा भाई है, कोई गैर नहीं। अवनी की विदाई होने तक तू यही रुकेगा। और हां, उसकी विदाई तू ही करना। मैं तो उस लड़की का मुंह तक नहीं देखना चाहता। भैया, आप इतने सालों से इस बात को पकड़े बैठे हैं, यह सही बात नहीं। अब तो गुस्सा थूक दीजिए। वह इस घर में कुछ दिनों की मेहमान है। बिल्कुल भी नहीं। वह लड़की मेरे लिए मनहूस है। मैं उस मनहूस की शक्ल कभी नहीं देखूंगा। और मैंने कहा ना, जब तक उसकी विदाई नहीं हो जाती तुम भी यही रहोगे और उसकी विदाई करोगे। ठीक है भैया,
आप कहते हो तो मैं यहीं रुक जाता हूं। भैया, मैं एक बार अवनी से मिलकर आता हूं। मैंने उसे बचपन में देखा था, अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। मैं उससे एक बार मिलकर आता हूं। मोतीलाल अवनी के कमरे में उससे मिलने जाता है। अवनी उनकी आवाज सुन बाहर आती है तो मोतीलाल उसे देखता ही रह जाता है। अवनी बहुत ही सुंदर होती है। मोतीलाल पल भर के लिए भूल जाता है कि वह उसके भाई की बेटी है और उसे अवनी की सुंदरता भा जाती है। चाचा जी, आप यहाँ कैसे? कब आए? मोतीलाल चौंक पड़ता है और बोलता है, अरे हाँ अवनी, मैं बस अभी अभी आया हूं। अवनी, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो और बहुत खूबसूरत भी हो गई हो। मैं तुम्हारे विदाई के बारे में सुना, इसलिए यहां आया हूं और तुम्हारे विदाई तक यहीं रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा जी। अच्छा हुआ आप आ गए। मोतीलाल चुपचाप खड़ा होकर अवनी को देखता रहता है। उसकी ऐसी नजर देख अवनी को भी अजीब लगता है, लेकिन वह नजरअंदाज कर देती है। मोतीलाल एक कमरे में जाकर सोचता है, जब से इस लड़की को देखा है तब से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। भला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? भगवान ने इसे बहुत फुर्सत से बनाया है। मैं इस लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं किसी भी हालत में इसकी विदाई नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे किसी भी हालत में अवनी चाहिए। मैं अवनी को कहीं नहीं जाने दूंगा, वह सिर्फ मेरे पास रहेगी। मोतीलाल सारी मर्यादा तोड़ अवनी पर गंदी नजर रखता है और अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए वह एक साजिश रचता है और एक दिन रात के समय अवनी के पास जाकर बोलता है, अवनी, जल्दी से चलो। गजब हो गया, तुम्हारे पिताजी पास ही के जंगल में बेहोश पड़े हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? पिताजी इस वक्त जंगल में कैसे हो सकते हैं? वह तो मुझे भी नहीं पता अवनी। जब मैंने उनकी ऐसी हालत देखी तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। जल्दी से चलो। अवनी घबराते हुए फौरन मोतीलाल के साथ चल जाती है। मोतीलाल उसे घने जंगल में लेकर जाता है। उस जंगल में जाकर अवनी बोलती है, चाचा जी, पिताजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है पिताजी? वह जो सामने घर दिख रहा है ना, तुम्हारे पिताजी वहीं हैं। अवनी को कुछ समझ नहीं आता। वह उस घर के अंदर जाती है और फिर वहां मोतीलाल दरवाजा बंद कर अवनी से कहता है, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गई। क्या ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी तो घर पर आराम से सो रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? फिर आपने मुझे झूठ क्यों बोला और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब मैं क्या ही कहूँ, यह सब तुम्हारे पिताजी के कहने पर ही हो रहा है। दरअसल तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम्हारी विदाई हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम एक मनहूस लड़की हो। अगर तुम्हारी विदाई हो जाएगी तो तुम्हारे ससुराल जाकर भी तुम वहां मनुष्यत ही फैलाओगी, और अगर वहां कुछ अनर्थ हो गया तो लोग तुम्हारे पिताजी को ही भला बुरा कहेंगे, उनकी ही इज्जत उछालेंगे और तुम्हें वहां से धक्के देकर बाहर निकालेंगे और फिर तुम्हें वापस अपने घर आना होगा। और तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसलिए वह चाहते हैं कि तुम यहीं रहो मेरे पास। और अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पिताजी की पहुंच तो तुम जानते ही हो। भागकर कहां जाओगी? वह तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि वह कल ही तुम्हारे ससुराल में कह देंगे कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, ताकि वह तुम्हारी विदाई के लिए यहां न आए। इस तरह तुम दुनिया के लिए मर चुकी होगी। अब तुम्हारे पास यहां रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम आज के बाद यहीं रहोगी और जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। अगर तुमने मुझे मना करने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ये सारी बातें सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। मेरे पिताजी इतने घटिया हो सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
मुझे लगता था कि वह मुझसे गुस्सा है, लेकिन वह मुझसे इस कदर नफरत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा खिलौना काम करेंगे। मैंने यह कभी सोचा तक नहीं था। और चाचा जी, आपको तो मुझे चाचा जी कहते हुए भी शर्म आती है। आखिरकार आप भी उनके ही भाई हो और आपको शर्म नहीं आती? आप अपने ही भाई की लड़की पर गंदी नज़र रखते हो। मुझे तो आप पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन आप मुझसे पहली बार मिले थे, लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि मेरी ही सोच गंदी है कि मैं अपने पिता समान चाचा जी के बारे में यह क्या सोच बैठी। लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी। तुम नीच और घटिया आदमी हो। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम तो बस इतना समझ लो कि आज के बाद तुम यहीं रहोगी, मेरे पास। और अगर यहां से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं। मेरे आने तक कोई गड़बड़ मत करना और यहीं पड़े रहना, वरना अंजाम तुम जानती हो। ऐसा कहकर मोतीलाल वहां से चला जाता है और अपने भाई से जाकर कहता है, भैया, गजब हो गया। वह अवनी। क्या बात है मोतीलाल, क्या हुआ है? अवनी को क्या हुआ है? वह भैया, अवनी एक नौकर के साथ भाग गई है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो मोतीलाल? ये कैसे हो सकता है? भैया, ये बिल्कुल सच है। मैंने दोनों को जाते हुए देखा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने अवनी को बहुत समझाया, लेकिन अवनी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने आपका वास्ता दिया। मैंने कहा कि मेरे भैया की इज्जत चली जाएगी, वह इस कलंक के साथ नहीं जी पाएंगे। फिर भी नहीं, उस लड़की ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि उसे आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं। वो कह रही थी कि आपने कभी उसकी परवाह नहीं की, इसलिए अब वह भी आपकी परवाह नहीं करेगी और वह कभी लौट कर नहीं आएगी। भैया, उस लड़की ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। अगले ही हफ्ते उसकी विदाई थी और वह एक नौकर के साथ भाग गई। अब क्या होगा भैया? हम उसके ससुराल में क्या जवाब देंगे? हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकता था ये लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। उस लड़की ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और वो भी एक नौकर के साथ। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरे समाज में हमारी बहुत इज्जत है। अगर यह बात किसी को पता चली तो हम सचमुच किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर वह लड़की आइंदा हमें कहीं नजर आई तो हम उसे जान से मार देंगे। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम करें भी तो क्या करें? लड़के वालों को क्या जवाब दें? भैया, मेरे पास एक रास्ता है। अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो आपको जैसा मैं कह रहा हूं वही करना होगा। आपकी इज्जत भी बच जाएगी। वैसे भी वह लड़की मुझे नहीं लगता कि कभी लौट कर आएगी, क्योंकि उसने जानबूझकर आपकी इज्जत उछालने के लिए यह सब किया है। मेरी बात सुनिए भैया, आप लड़के वालों को यह कह दीजिए कि अवनी मर चुकी है, वह जिंदा नहीं है। अगर लड़की ही मर गई फिर काहे की विदाई? उन्हें यह बात माननी ही होगी, और इस बात पर वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ बोल पाएंगे। आपकी इज्जत बच जाएगी। आप समाज में भी यही बात कह दीजिए कि अवनी शहर गई थी और वही किसी हादसे में उसकी मौत हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो मोतीलाल? इतना बड़ा झूठ? हाँ भैया, ये झूठ आपकी इज्जत बचा सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह समाज आपको जीने नहीं देगा। आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। सोच लीजिए भैया। अमीर चंद अपने भाई की बात में आ जाता है और लड़के वालों के यहाँ अवनी मर चुकी है यह संदेश पहुंचा देता है। लड़के वाले को भी यह सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। अजय जो अवनी का पति है, उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु की बात सुन वह पूरी तरह से टूट जाता है। इधर अवनी वहां से भाग जाती है। मोतीलाल वहां आता है तो उसे अवनी दिखाई नहीं देती। मोतीलाल पूरी तरह से घबरा जाता है और इधर अवनी जंगल में एक जगह जाकर सोचती है।
मैं भागकर भी कहाँ जाऊंगी, कोई ना कोई तो मुझे पहचान ही लेगा। पिताजी की पहुंच बहुत दूर तक है, सारे लोग उनके गुलाम हैं। यह लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे मार देंगे। मुझे किसी भी तरह अपने ससुराल पहुंचना होगा। लेकिन क्या पता मेरे ससुराल में भी कोई उनका आदमी हो जो उन्हें सच बता दे। मुझे वहां भी छुपकर जाना होगा। मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। मुझे बहुत सावधानी से वहां जाना होगा ताकि कोई मुझे पहचान नहीं पाए। फिर अवनी को एक तरकीब सूझती है। वह काले रंग से अपना मुंह काला कर लेती है, अपने हाथों पैरों पर भी काला रंग लगा लेती है ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए, और किसी तरह से अपने ससुराल पहुंच जाती है। घर के बाहर अपने पिताजी के आदमी देख अवनी पूरी तरह से घबरा जाती है और वहां से लौटने ही वाली होती है। तभी महल के बाहर खड़ा एक आदमी अवनी से बोलता है, ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, वह मैं काम की तलाश में आई थी। क्या मुझे इस घर में कोई काम मिल सकता है? तुम्हें और काम? मुझे नहीं लगता कि मेरे मालिक तुम्हारी शक्ल देख तुम्हें कोई काम भी देंगे। तुम कितनी काली और बदसूरत हो। तुम्हें देखकर तो शीशा भी टूट जाता होगा कि किसकी सूरत देख ली। भला कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? इतनी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। जी, आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि मालिक घर में है या नहीं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे काम की तलाश है। अभी हमारे मालिक घर पर नहीं है। तुम शाम को आना और उनसे बात कर लेना। अभी निकलो यहाँ से। वह आदमी अवनी को अपमानित कर वहां से भगा देता है। अवनी शाम तक इंतजार करती है और फिर शाम होने के बाद वे फिर से अपने ससुराल जाती है तो अवनी के ससुर अजय से कहते हैं, बेटा, कब तक उस बात का शोक मनाते रहोगे? शायद किस्मत में यही लिखा था। इसे स्वीकार कर लो बेटा। बहू को भूल जाओ। शायद उसकी आयु यहां तक की थी। अब किस्मत के आगे तो हम नहीं जा सकते बेटा। तुम ऐसे ही उदास रहोगे तो कैसे चलेगा? तुमने तो ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया है। बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब जिसे जाना था वह तो चला गया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बीती बातें बुलाकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए बेटा। अवनी ये सारी बातें बाहर से सुन रही होती है। उसे ये सुन बहुत बुरा भी लगता है और इस बात की खुशी भी होती है कि उसका पति उसे इतना प्रेम करता है। तभी बद्री प्रसाद की नजर अवनी पर पड़ती है। वह कहता है, ए लड़की, तुम कौन हो? अवनी अपनी पहचान छुपाते हुए कहती है, जी, वो में मेरा नाम छाया है। मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है मालिक। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। मना मत कीजिए मालिक, दया कीजिए। मैं अनाथ हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं है। मेरे काम के बदले बस 2 ही शर्त है, आप उन्हें मान लीजिए, फिर आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अरे, अजीब लड़की हो। एक तो मैं तुम्हें काम के लिए मना कर रहा हूँ, ऊपर से तुम शर्त रख रही हो। अच्छा, ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसी कौन सी शर्त रख रही हो। बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? जी, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इस काम के बदले तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे 2 वक्त की रोटी ही दे दीजिए, वही मेरे लिए काफी है। और मेरे रहने का इंतजाम कर दीजिए। मैं कहीं भी किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो आप मुझे काम से नहीं निकालेंगे। भले ही उसके बदले मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। बद्री प्रसाद मन ही मन सोचता है, सौदा तो अच्छा है। काम के बदले तनख्वाह भी नहीं देनी होगी। सिर्फ अब 2 वक्त की रोटी ही तो मांग रही है और बदले में बस यही शर्त रख रही है। अच्छा, ठीक है, मुझे जो तुम्हारे दोनों शर्त मंजूर है। तुम आज से ही काम पर लग जाओ। अवनी यह सुन बहुत खुश हो जाती है और अजय को निहारती रहती है। अवनी को अजय की तरफ यूं देखते हुए देख उसका ससुर बोलता है, ए लड़की, हमारे बेटे को ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुमने कभी कोई नौजवान नहीं देखा? अपनी नजर नीचे रखो और अपनी औकात में रहो। तुम्हें मैंने काम करने के लिए बोला है, अपने बेटे को निहारने के लिए नहीं।
पहले खुद की शक्ल देख लो कि कितनी गंदी है। तुम जैसी काली कलूटी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। नजर नीचे रख, वरना मेरे बेटे को तुम्हारी नजर लग जाएगी। आइंदा मेरे बेटे की तरफ देखने की हिम्मत मत करना। अपने काम से काम रख, समझी? चल निकल यहाँ से। पिताजी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? जाने दीजिए ना, लड़की है। और पिताजी, किसी के रूप का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वह काली है, इसमें उसकी क्या गलती? उसे ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है। और भला रूप रंग कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इंसान की पहचान तो उसके मन से होती है। अरे बेटा, तुम नहीं जानते आजकल की लड़कियों को। तुम सोच भी नहीं सकते कि उनके मन में क्या क्या चलता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। ए लड़की, तुझे कम सुनाई देता है क्या? तू अभी तक यहीं खड़ी है, चल जा। अवनी वहां से जाकर अपने काम में लग जाती है और सोचती है, मेरे पति तो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं बल्कि मन से भी बहुत सुंदर है। ऐसे सोच वाले पति को पाकर सचमुच में तो धन्य हो गई। मुझे तो उनके बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था कि यह इतने अच्छे हैं। मुझे कुछ दिन अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर यहाँ किसी को भी पता चला कि मैं कौन हूँ और यह बात पिताजी और चाचा जी तक चल गई तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। नहीं, मैं कुछ दिन इंतजार करती हूँ, यह मामला किसी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद मौका देखकर अपने पति और ससुर को सारी बातें बता दूंगी। अवनी वहां पर काम करने लगती है और एक कमरे में रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन बद्री प्रसाद अपने बेटे अजय से कहता है, बेटा, हमें लगता है तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम कब तक अवनी के बारे में ही सोचते रहोगे? जो हो गया सो हो गया बेटा। तुम्हें कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही होगा। और तुम्हारी उम्र भी हो चली है बेटा। सही उम्र में शादी हो जाए तो भी ठीक रहता है। पिताजी, मुझे लगता है मैं अवनी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। और पिताजी, मेरी शादी तो बचपन में ही अवनी से हो चुकी है। वही मेरी पत्नी है और रहेगी। मैंने उसे अपना मान लिया था पिताजी। अब मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। शायद मेरे नसीब में अब शादी नहीं लिखी है। आप भी अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए पिताजी, क्योंकि मेरे नसीब में शादी का सुख नहीं है। अगर होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जाती। आज वह मेरे साथ रहती। नहीं बेटे, तुम्हारी सोच गलत है। होनी को कौन टाल सकता है? शायद नसीब में यही लिखा होगा। शायद तुम्हारे नसीब में अवनी थी ही नहीं। वह तो बचपन की बात थी बेटा, अब उसे भूल जा। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखता हूं। नहीं पिताजी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। जिद मत करो बेटा, मेरी बात मान लो। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसे अकेले जीते हुए नहीं देख सकता। तुमने अपनी क्या हालत कर रखी है। तुम दिन रात सोच में डूबे रहते हैं। तुम्हें एक साथी की जरूरत है और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। तुझे जो समझना है तू समझ, लेकिन तुझे शादी के लिए हां करनी ही होगी। अजय को मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है और फिर बद्री प्रसाद अजय के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता भी देख लेता है और अजय की शादी तय हो जाती है। यह बात अवनी तक पहुंच जाती है। अवनी बहुत दुखी होती है और फिर बद्रीनाथ अवनी को बुलाकर कहते हैं, सुनो लड़की, अगले हफ्ते हमारे बेटे की शादी है और मैं दूसरे नौकरों से भी सुना है तुम जो भी काम करती हो पूरे लगन और ईमानदारी से करती हो। और तुम्हारा किया हुआ काम बहुत अच्छा है, ये मैंने खुद भी देखा है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी की तैयारी की जिम्मेदारी तुम लो। शादी में बहुत सारा काम होगा, वह सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। अगर तुम्हारे निगरानी में सब काम होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये सुन अवनी के तन बदन में आग लग जाती है, मानो उसे अपने ही चिता को आग लगाने के लिए कहा गया हो, और वह वहां से चली जाती है। मेरे होते हुए मेरे पति दूसरी शादी नहीं कर सकते।
मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी हालत में यह नहीं होने दूंगी। वह सिर्फ मेरे है। मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं अभी मरी नहीं, जिंदा हूँ। मेरे रहते हुए यह सब कुछ मैं नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। बाहर से बहुत सारे घड़े मंगवाए जाते हैं और अवनी से पूछा जाता है, दीदी बोलिए, इन घड़े को कहाँ रखवाना है? इन्हें घर के पीछे ले जाकर एक एक कर सब फोड़ दो। ये आप क्या कह रही है? इन घड़े को फोड़ दे। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, तो जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। समझे? जितना कहा है उतना करो। वह आदमी उन सारे घड़े को फोड़ देता है और फिर थोड़ी देर बाद अनाज वाला वहां आता है। वो भी अवनी से पूछता है तो अवनी कहती है, इन सारे अनाज की बोरियों को बाहर ले जाकर फेंक दो, नहीं तो जानवरों को खिला दो। वो भी आदमी अवनी के कहे हो अनुसार सारे अनाज के बोरियां फेंक आता है। थोड़ी देर बाद दूध वाला आता है। वो भी अवनी से पूछता है तो अवनी उससे कहती है, सारा दूध बहा दो। वो आदमी यह सुनकर चौंक जाता है, लेकिन अवनी के जोर देने पर वह सारा दूध बहा देता है। फिर यह सारी बात बद्री प्रसाद को पता चलती है। बद्री प्रसाद बहुत गुस्से में होता है और अवनी को बुलाकर कहता है, ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये क्या किया? हमने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुम्हें इतना बड़ा काम दिया था। तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान करवाया। जरूर तुम्हारी नजर हमारे बेटे पर है। तुम चाहती ही नहीं हो कि हमारे बेटे की शादी हो, इसलिए जानबूझकर शादी में अड़चन ला रही हो। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन आपने मेरी शर्त मानी थी और मुझसे वादा किया था कि आप चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काम से नहीं निकालेंगे। बद्री प्रसाद ये सुनकर बहुत चौंक जाता है और उसे अपने ही किए वादे पर बहुत पछतावा होता है। फिर वह गुस्से से अवनी से कहता है, अच्छा, तो इस इरादे से तुमने मुझसे वह वादा लिया था। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सजा तो जरूर दे सकता हूं। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा। आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। जाओ और भूखी मरो। अवनी को खाना नहीं दिया जाता। वह कमरे में पड़ी पड़ी बस रोती रहती है। दूसरे दिन सुबह जब अवनी नहाकर बाहर आती है और अपने शरीर पर काला रंग लगा रही होती है, तभी इत्तेफाक से दरवाजा खुला ही छोड़ देती है और इस वक्त अजय वहां से गुजर रहा होता है। अजय की एक नजर पड़ते ही अजय वहीं रुक जाता है और सामने का नजारा देख चौंक जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस लड़की के हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं, जबकि इसका रंग तो काला है? ये सब क्या हो रहा है? जरूर ये लड़की कुछ छुपा रही है। ये लड़की जैसी दिखती है वैसे है नहीं। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। जरूर ये कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। भला कोई लड़की अपना इतना सुंदर रंग होकर उस पर कालिख क्यों पोत रही है? ऐसी क्या बात है? फिर दूसरे दिन अजय उसी समय वहां जाता है और अवनी नहाकर बाहर आती है। अवनी का इतना सुंदर रूप देख अजय उसे देखता ही रह जाता है और देरी न करते हुए अवनी के पास जाकर बोलता है, कौन हो तुम? अवनी को अजय को देख बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? और तुम इतनी सुंदर होकर तुम अपने चेहरे पर यह काला रंग क्यों लगा रही हो? आखिर बात क्या है? जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा नाम छाया नहीं अवनी है। यह बात सुन अजय के पैरों तले जमीन की खिसक जाती है। वह बहुत चौंक जाता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह अवनी से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन अवनी तो मर चुकी है। फिर यह कैसे हो सकता है? तुम मेरी अवनी कैसे हो सकती हो? फिर अवनी अजय को अपने पिता और चाचा के बारे में सारी बात बताती है। यह बातें सुन
अजय को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह अवनी के गले लग जाता है। इतने दिनों बाद अपने पति को पाकर अवनी बहुत खुश हो जाती है। फिर अजय उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो अवनी, तुम्हारे साथ जिसने भी यह घिनौनी हरकत की है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो मेरे साथ, पिताजी को सारी बात बताऊंगा और मुझे यकीन है पिताजी उन लोगों को माफ नहीं करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुमने आज तक बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफें झेली है, लेकिन अब नहीं। मैं जिंदगी भर तकलीफ को तुम्हारे पास भटकने तक नहीं दूंगा। तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशियां दूंगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। फिर अजय अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। यह बात सुनकर बद्री प्रसाद के पैरों तले भी जमीन की खिसक जाती है। वह अवनी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना बहू। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सुनाया, तुम्हें भूखे रहने की कठोर शिक्षा तक दे दी। बहू, तुमने यह बातें पहले ही बता दी होती तो आज इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हारी भी मजबूरी समझ रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही करता। लेकिन बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम्हें नौकरों की तरह रखा, तुमसे ना जाने करके क्या क्या काम नहीं करवाए, न जाने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया। मुझे माफ कर देना बहू। नहीं पिताजी, आप मुझसे बड़े हैं, आप माफी मत मांगे। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी, माफी नहीं। बचपन से लेकर आज तक मुझे पिताजी का प्यार नहीं मिला। मैंने अनाथों की तरह जीवन जिया है। कभी मेरे पिताजी ने मुझसे प्रेम से बात तक नहीं की। आज मुझे पिताजी के रूप में आप मिले हो, आप माफी मत मांगे, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बेटी, हम आज ही जाकर उसे अमरचंद और उसके भाई को सबक सिखाएंगे। उन दोनों को हमने कारागृह में ना भेजा तो हमारा भी नाम बद्री प्रसाद नहीं। नहीं पिताजी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई थी जिसके लिए उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि उन्होंने मुझे अपने भाई के हाथ सौंप दिया ताकि वह मेरा शोषण कर सके। मैं उनसे इस बात का जवाब मांगना चाहती हूँ। फिर तीनों मिलकर सेठ अमीर चंद के यहाँ जाते हैं। अमीर चंद उन सबको देख बहुत चौंक जाता है। बद्री प्रसाद, तुम यहाँ? और ये कौन है? क्यों अमीर चंद, नीच कहीं के, क्या तुम अपनी बेटी को भी नहीं पहचान रहे? ये तुम्हारी बेटी है और मेरी बहू है, अवनी। अवनी को देख अमीर चंद के भी पैरों तले जमीन की खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। बद्री प्रसाद अमीर चंद को सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुन अमीर चंद के होश उड़ जाते हैं। वह बोलता है, नहीं, ये सब झूठ है। मैंने मोतीलाल को यह सब नहीं कहा था, बल्कि मोतीलाल ने तो मुझे यह कहा कि अवनी किसी नौकर के साथ भाग गई है। ये सारी बातें सुन अवनी को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह सारी बात समझ जाती है और अमीर चंद भी अपने भाई की सारी करतूत समझ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा सगा भाई होकर अपनी बेटी समान लड़की पर गंदी नजर रखे हुए हैं। गलती मेरी ही है, जो मैंने बचपन से लेकर आज तक मेरी बेटी से कभी प्यार से बात तक नहीं की। अरे बात करना तो छोड़ो, मैंने तो इस बच्ची की तरफ एक बार देखा भी नहीं, इसलिए शायद आज मैं इसे पहचान भी नहीं पाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है। मैं ही पापी हूं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं अपराधी हूं, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने अपने ही हाथों तुम्हें एक दरिंदे के हाथ सौंप दिया। मैं जानता हूं मैं माफी लायक नहीं हूं, फिर भी बेटी मुझे एक बार माफ कर दो, बस एक बार। मुझे जिंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी माफी चाहिए बेटी।
मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूं। मैं इस पछतावे के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता। एक बार कह दो बेटी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगे। आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। यह शब्द सुन ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे सब कुछ मिल गया हो। मैं सालों से इसके लिए तरस रही थी पिताजी। मैंने हमेशा भगवान से यही मांगा था कि कब वह दिन आएगा जब मेरे पिताजी मुझे प्यार से बेटी कहकर बुलाएंगे। आज वह दिन आ गया पिताजी। अब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है और ना ही उनसे कुछ चाहिए। मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल चुका है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है पिताजी। आप माफी मत मांगिए। बेटी, सचमुच तुम्हारा दिल बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। तुम बिल्कुल अपने माँ पर गई हो। वह भी तुम्हारी तरह ही थी। उसका दिल भी इतना ही सुंदर था। और हाँ बेटी, मैं उस मोतीलाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बेटी पर गंदी नजर रखी। उसने इतना घिनौना खेल खेला है। उसकी सजा तो सिर्फ मौत है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और फिर शहर में मोतीलाल के घर पुलिस पहुंचती है। और उसे अपने साथ लेकर जाती है।